student, welcome to Mission MBBS channel for intro test। तो आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से हमने एक टॉपिक चूज़ किया है जो कि एटम एंड इट्स रिलेटेड पैरामीटर के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटम, फिर इसके बाद हम इसके रिलेटेड पैरामीटर की तरफ आएंगे। और इसके रिलेटेड पैरामीटर्स हमारे साथ क्या है, एटॉमिक मास है या मास नंबर भी इसको कहते हैं, और इसके साथ एटॉमिक नंबर है और रिलेटिव एटॉमिक मास भी है और भी है, लेकिन फ़िलहाल हम ये 3 कंसेप्ट देंगे। तो फर्स्ट हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटम। तो एटम को हम कुछ यू डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट particle of matter which may or may not take part in a chemical reactions। या इस तरह भी कह सकते हैं which may or may not exist freely in natures। तो इस डिफिनेशन के मुताबिक हम यो देखते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, मैटर का वो छोटे से छोटा ज़रा, which may or may not take part in a chemical reactions। तो इसमें दो टर्म की बात की गई, दो कंडीशन है, may or may not take part in a chemical reaction। may take part in a chemical reactions, रिएक्शन में हिस्सा लेता भी है, और may not take part in a chemical reaction, और रिएक्शन में हिस्सा लेता भी नहीं है। तो इसको चेक करते हैं कि कैसे रिएक्शंस में हिस्सा लेता है और कैसे रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता। तो फर्स्ट वाला टर्म जो कि रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं। देख ले, नेचर में किसी भी मटेरियल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाए टू गेन स्टेबिलिटी। तो यही वाला केस एटम का भी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, आयरन है, और इसके साथ हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो आयरन और ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट फ्रीली नहीं कर सकते इन नेचर में ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर वो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करके आगे की तरफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देख ले, ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता और आयरन भी एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकता। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रस्ट। ये क्या है, रस्ट का फार्मूला है। तो इसी केस में देख ले, आयरन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, रस्ट बनाएगा। तो इसी केस में, रस्ट की केस में आयरन भी स्टेबल है और ऑक्सीजन भी स्टेबल है, लेकिन इस एटॉमिक स्टेट में ना ऑक्सीजन स्टेबल है ना आयरन स्टेबल है। सो इस वजह से आयरन और ऑक्सीजन में रिएक्शन में हिस्सा लिया, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, और ये एक स्टेबल स्टेट की तरफ गए, लो एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो गए। इसी तरह सेम केस ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में और इसके साथ दूसरा क्लोरीन है, यह भी एटॉमिक स्टेट में। तो ये फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करेगा, रिएक्शन करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में जो क्लोरीन के एटम इसके साथ आपस में मिले हैं, तो ये स्टेबल स्टेट में है, लो एनर्जी स्टेट में है एज कम्पेयर टू इट्स इंडिविजुअल एटॉमिक स्टेट। इस तरह बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो ये कैसे होता है, जो रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेता वो क्या है, इसकी हम 2 कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। इसमें से जो फर्स्ट वन है वो नोबल गैसेज है, जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 है। तो इसके मेंबर को देख ले, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। तो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन क्या है, मेंबर ऑफ द नोबल गैस फैमिली।
तो ये भी रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। ये एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, नेचर में ये एग्जिस्ट करता है फ्रीली, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है नियान आर्गान क्रिप्टॉन जिनान रेडान का क्या है ऑक्टेट रोल, यानी ऑक्टेट है, यानी इसकी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और इसके साथ हीलियम है। तो हीलियम की क्या है, डबलेट रूल के मुताबिक इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट के मुताबिक कि इसकी शेल में, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्टेबल होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर फिर कर सकते हैं इस वजह से। और दूसरा ग्रुप हमारे साथ है मेटल का। वो क्या है, इसको कहते हैं इनर्ट मेटल। स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कॉइनेज, कॉइनेज मेटल। तो ये इनर्ट मेटल है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी रिएक्शंस में आम हालात में हिस्सा नहीं लेता। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे साथ गोल्ड, सिल्वर और इसके साथ कॉपर, ये 3 ऐसे मेटल है जो कि रिएक्शंस में आम हालात में आम तौर पर हिस्सा नहीं लेते। अगर इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन को प्रोवाइड किया जाए तो फिर ये रिएक्शंस में हिस्सा लेगा। इस तरह तो ये भी है, अगर इस नोबल गैसेस को भी एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो फिर ये भी हिस्सा रिएक्शन में लेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एटम में एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। इसके बाद है रिलेटेड पैरामीटर्स अबाउट द एटम्स। एटम्स के जो रिलेटेड पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल क्या है रिलेटेड पैरामीटर्स, एटॉमिक मास है या मास नंबर, मास नंबर भी कहते हैं इसको। तो ये क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सम को इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को, इसके मजमूए को, इसको आपस में सम कर दे, इससे जो कुछ बनता है इसको कहते हैं मास नंबर। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियन नंबर आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूक्लियन नंबर, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है असल में क्या है, न्यूक्लियस में रहते हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियंस है। तो फिर न्यूक्लियंस को आपस में प्लस करके इसका जो नंबर आता है इसको कहते मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं इसको। और इसकी रिप्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, और इसके साथ साथ हमारे साथ होते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर इसको क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन देता है बतौर स्पेसिफिक एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर्स होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय लेटर जी। और आमतौर पर पूरा का पूरा एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल टर्म x इज यूज्ड, तो इसके बिलो हम क्या लिखते हैं, टर्म z, और इसके अबाव हम लिखते हैं टर्म a।
तो इसका मतलब यह है कि एलिमेंट के ऊपर हम एटॉमिक मास और इसके बिलो हम क्या एटॉमिक नंबर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है हमारा कंसेप्ट अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, हम इसकी तरफ जाते हैं। असल में एटम थ्रू नेक्ड आई किसी भी ने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कोई मैकेनिज़्म मौजूद है जिसके ज़रिए एटम को तकरीबन ऑब्ज़र्व किया गया है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शनल एनालिसिस। इसके ज़रिए एटम को तकरीबन ऑब्ज़र्व किया गया है। तो अब इस एटम की मास देख ले, एटम की मास को हमने मेयर करना है कि एटम की मास हम कैसे मेयर कर दें, क्योंकि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको इंडिविजुअली हम डील नहीं कर सकते कि इसकी मास को कैलकुलेट कर लें। तो फिर इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कर दी, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है क्या, हमारे साथ जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट कार्बन 12, ये सारे के सारा का जो मास है इसको मेयर किया गया है इन द टर्म ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये कैसे मेयर किया गया है, अब इसकी तरफ हम जाते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ द एटम of an element obtained by comparing with 1/12 part, यानी 1/12 of the carbon 12 isotope of the carbon 12 isotope of the carbon taken as a standard। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ क्या है, द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास ऑब्टेन जब हमें हासिल हो जाता है बाय कंपेयरिंग, जब इसका मवाजना कर ले विद 1/12 यानी 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ द कार्बन टेकन एज ए स्टैंडर्ड। जब हम कार्बन 12 आइसोटोप ले ले, फिर इसी कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12 यानी इसका 12वां हिस्सा ले ले, इसके साथ हम किसी भी एटम की मास को कंपेयर कर ले, फिर इससे जो मास हमें निकलता है इसी मास को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एटम की मास को जब हम ऑब्टेन्ड हो जाए, हमें हासिल हो जाए, कैसे हासिल हो जाए, जब हम इसको कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके हमें हासिल हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पे देख ले चंद टर्म यूज किए गए हैं, कार्बन 12 आइसोटोप्स और इसके साथ साथ क्या है 1/12 पार्ट और इसके साथ स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्टैंडर्ड को कार्बन लिया गया है, कार्बन को बतौर स्टैंडर्ड लिया गया है। इसको क्यों स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें से कार्बन को क्यों लिया गया है, इसकी वजह यह है, इसका रीज़न क्योंकि कार्बन जो है ना, तो कार्बन का जो कार्बन है, हम इसकी एग्जैक्ट मास नंबर 12 है। इसकी एग्जैक्ट मास नंबर क्या है 12। पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट है इसकी जो मास नंबर है वो डेसिमल फैक्टर्स में है, नॉट इन होल नंबर।
नंबर लाइक दैट इन दैट केस ऑफ कार्बन। सो इस वजह से कार्बन को बतौर स्टैंडर्ड लिया गया है। अब कार्बन के तो आइसोटोप्स 3 हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। तो इन 3 आइसोटोप में से कार्बन 12 को क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन 12 आइसोटोप हमारे साथ क्या है, स्टेबल वन है। कार्बन 12 आइसोटोप हमारे साथ इस 2 के मुकाबले में क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, इसके भी रीज़न है केमिस्ट्री में। तो कार्बन 12 इस वजह से स्टेबल है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके साथ 6 न्यूट्रॉन है। तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो, इक्वल हो, और इसके दरमियान रेशियो भी 1 हो, तो इस न्यूक्लियस को हम स्टेबल कंसीडर करेंगे। तो इस केस में देख ले 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद भी सेम है, और इसके साथ न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो ये भी क्या है, ये भी 1 के बराबर है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है, ये भी 1 के बराबर है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों फैक्टर्स, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो 1 और इसके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों यहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से कार्बन 12 आइसोटोप्स हमारे साथ क्या है, स्टेबल वन है। तो इस तरह ये भी कंसेप्ट है कि जब कोई चीज़ स्टेबल हो तो नेचर में इसकी एबंडेंस ज़्यादा होती है, यानी इसकी मकदार बहुत ज़्यादा होता है। सो कार्बन 12 की मकदार बहुत ज़्यादा है और स्टेबल भी है, तो इस वजह से इन 3 आइसोटोप में से कार्बन 12 को बतौर आइसोटोप्स बतौर स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। अब ये वाले टर्म की तरफ जाते हैं। 1/12 ये क्यों लिया गया है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को क्यों लिया गया है? तो इसका वजह यह है कि अगर हम देख ले कार्बन 12 को अगर हम बतौर स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की मास को मेयर करने के लिए, तो इसमें बाज़ एलिमेंट ऐसे है कि इसके साथ मल्टीपल मास रखता है, फिर इसकी मास को हम मेयर कर सकते हैं। लाइक अगर हम बैलेंस के एक पलड़े में मैग्नीशियम रखें, अगर हम पलड़े की एक साइड पे मैग्नीशियम रखें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है, 24 AMU है। और यहाँ पे क्या है, अगर इस पलड़े में कार्बन 12 का एक एटम रखे, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का एक एटम रखा और यहाँ पे कार्बन 12 का एक एटम रखा, तो अब हम इसके साथ इसकी कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें मैग्नीशियम की रिलेटिव एटॉमिक मास डिराइव हो जाए। तो फिर ये 12 यूनिट इसमें मौजूद है क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और हम यहाँ पे लिटिल बिट यूँ कहते हैं कि न्यूट्रॉन की जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कुछ फ़र्क है, न्यूट्रॉन की थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो डिफरेंस है इसको इग्नोर करते हैं, इसको हम एक दूसरे के इक्वल लेते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की मास क्या है,
सेम टू सेम है, एक जैसे है, 1 AMU है। तो यहाँ पे कार्बन में 12 यूनिट है, यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये पूरे के पूरे 12 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम की 24 यूनिट है। तो फिर यहाँ पे हम कार्बन 12 की 2 एटम लेंगे। जब हम कार्बन 12 की 2 एटम लेंगे तो इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो इससे एग्जैक्ट 24 AMU आएगा। तो अगर इसी तरीके से देख ले तो हमें मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 AMU आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा? 24 AMU होगा। इसी तरह टिटेनियम की तरफ जाए तो टिटेनियम का जो मास है वो क्या है? 48 AMU है। तो इसी साइड पे हम कार्बन को अगर डालें तो कार्बन की क्या है? एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU है। तो हम कार्बन की 4 एटम, कार्बन 12 की 4 एटम लेंगे तो फिर ये क्या होगा? फिर इसका जो यूनिट की तादाद है वो 48 हो जाएंगे। तो ये फिर एग्जैक्ट टिटेनियम के साथ बराबर हो जाएंगे। तो फिर इसी तरीके से हमें टिटेनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑब्टेन हुआ। ये तो इस केस में है जब कार्बन 12 के साथ ऐसा एलिमेंट आ जाए कि इसकी जो मास है वो इसके साथ मल्टीपल हो, यानी इसके साथ क्या हो? मल्टीपल हो, इसकी होल नंबर मल्टीपल हो, तो फिर ये आएगा। अब क्या है, हम हाइड्रोजन की मास कैसे ऑब्टेन करेंगे? या ऐसे एलिमेंट जिसकी एटॉमिक मास 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह 10, 11 हो, या 13 हो, 14, 15, इस तरह आगे जाए। तो फिर इसको हम कैसे लेंगे? तो ये वाला एक प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के लिए। फिर साइंटिस्ट ने क्या कर दी, एक ऐसा कंसेप्ट दिया कि हम कार्बन 12 को एज ए होल नहीं, इसकी 1/12 पार्ट को लेंगे। कार्बन 12 की एग्जैक्ट 1/12, यानी कार्बन 12 को हम 12 इक्वल पार्ट में तकसीम करेंगे। फिर इनमें से जो 12वां हिस्सा है 1/12 पार्ट, इसको लेंगे बतौर क्या? स्टैंडर्ड, यानी इसके साथ हम किसी भी एटम को हम क्या करेंगे? किसी भी एलिमेंट के एटम को हम इसके साथ कंपेयर करके इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? एक कार्बन 12 है, और इसी कार्बन 12 को हमने 12 टुकड़ों में तकसीम किया, यानी 12 पार्ट में तकसीम किया। तो इस 12 पार्ट, हर एक पार्ट एक दूसरे की क्या है? बराबर है, इक्वल इन मास है। तो इनमें से हमने स्पेसिफिक एक पार्ट को उठाया। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट हमने उठाया, और ये वाला पार्ट हमारे साथ क्या हो गया? तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 के ये 12वां हिस्सा हो जाएगा। अगर इनमें से हम एक यूनिट को उठाएंगे, हमने कार्बन 12 को उठाया और कार्बन 12 को हमने 12 पार्ट में तकसीम किया, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास फर्ज करें क्या है? बराबर है। तो इनमें से हमने एक यूनिट उठा लिया, जैसा कि ये 12 पार्ट थे, इनमें से एक यूनिट उठा लिया। तो इस एक यूनिट का जो मास है वो क्या है? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 है। कार्बन 12 के मास के 1/12 पार्ट है, यानी 12वां हिस्सा है। अब ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे? बतौर स्टैंडर्ड लेंगे, इसको बतौर स्टैंडर्ड यूज करेंगे। फिर इसी पार्ट के साथ हम किसी भी एलिमेंट का एटम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ताकि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ऑब्टेन हो जाए। ये स्टैंडर्ड एग्जैक्ट लाइक मास है। जैसा कि मास के लिए हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं, किलोग्राम के साथ हम, क्योंकि किलोग्राम मैक्रो लेवल पे है और ये जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, 1/12 पार्ट, ये माइक्रो लेवल पे है, यानी एटॉमिक लेवल पे है। जैसा कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और फिर दुकानदार साहब को हम कहते हैं कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। फिर वो क्या करता है? एक बैलेंस लेता है, और बैलेंस के एक पलड़े में वो फर्स्ट किलोग्राम बतौर जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो इसमें रखता है। फिर इसके बाद दूसरे पलड़े में वो चीनी डालना शुरू करता है। जब तक वो जो चीनी का वो पलड़ा जिसमें चीनी डाला जाता है वो एग्जैक्ट बैलेंस हो जाए इधर ये वाले पलड़े के साथ जिसमें किलोग्राम बतौर स्टैंडर्ड रखा है, फिर इसके बाद वो
अंदाज़ा लगाता है कि एग्जैक्ट चीनी का जो मास है वो 1 किलोग्राम बन गया। तो वहाँ पे देख ले किलोग्राम के साथ उसने चीनी के यानी शुगर के मास को कंपेयर किया। इसके बाद उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि यहाँ पे आप क्या है शुगर का मास 1 किलोग्राम हो गया। तो वहाँ पे 1 किलोग्राम बतौर स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है ना 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 बतौर स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा, जैसा कि वहाँ पे किलोग्राम को यूज़ किया गया। तो यहाँ पे ये बतौर स्टैंडर्ड होगा। इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करेंगे और फिर इसको बतौर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑब्टेन करेंगे। तो अब देख ले, अब ये वाला प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इवन हाइड्रोजन की जिसमें एग्जैक्ट 1 प्रोटॉन है, इसकी मास को भी रिलेटिव एटॉमिक मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख ले, हमने एक बैलेंस लिया, लेट सपोज हमने एक बैलेंस लिया और ये बैलेंस के 2 पल्ले हैं। एक पल्ले में हमने क्या कर दी, हाइड्रोजन को और डाला, और हाइड्रोजन में क्या होता है, जस्ट 1 प्रोटॉन होता है। इसकी न्यूक्लियस के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होता है। और फिर दूसरे पल्ले में हमने क्या कर दी, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ये वाला पार्ट हमने उठाया, यहाँ पे ये हमने रख दिया इस पल्ले में, जो कि क्या है असल में 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 है। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है। तो हमने क्या कर दी, इसको इस पल्ले में रखा, फिर इसके साथ हमने इसकी कंपैरिजन कर दी। तो फिर ये एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी इसको बैलेंस किया गया। इसी 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 ने हाइड्रोजन को क्या कर दी, बैलेंस कर दी। तो फिर इससे हम रीडिंग लेंगे कि हमारे साथ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1 AMU है। हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1 AMU। और हाइड्रोजन का एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1.008 AMU है। ये इसका क्या है, रफ रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हेलियम का भी कर सकते हैं। अगर हम क्या कर ले, ये बैलेंस ले ले, इसके इस पलड़े में हम क्या कर दे, हेलियम का एक एटम रख ले। तो हेलियम का हमें पता है कि इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, और फिर इसका जो मास है वो 4 AMU किस तरह आता है। तो इस साइड पे हम क्या करते हैं, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट 4, हम 4 ऐसे 1/12 पार्ट इसमें लेंगे, यानी 4 ऐसे, यानी 1/12 पार्ट जो कि तादाद में कितने हो, 4, हम इस पलड़े में लेंगे किसकी, कार्बन 12 की। कार्बन 12 की 4 ऐसे पार्ट जो कि 1/12 पार्ट के बराबर हो, यानी हर एक पार्ट इसमें क्या हो, 1/12 हो। ऐसे 4 यूनिट हम लेंगे, फिर इस पलड़े में डालेंगे। तो फिर इसके बाद ये एक हीलियम एटम के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कि हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 4 AMU। और ये रफली 4.00 तकरीबन 6 तक आता है, 4.006 AMU तक आता है। इस तरह पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास को इसी ही कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके इसकी मास को ऑब्टेन किया गया है। तो फिर इस तरह जो मास हर एक एलिमेंट का एक्सेप्ट कार्बन 12 को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ क्या है, ये यूनिटलेस है। ये एक यूनिटलेस यानी इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि असल में हम एक एटम की मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, क्योंकि वो भी मास है। तो मास जब एक दूसरे के साथ रेशियो में आ जाए तो फिर इसको हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट को कैंसिल करते हैं, फिर ये यूनिट लेस हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनली ये एक रिवायत रहा है कि केमिस्ट्री में इस तरह आ रहा है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ क्या है, एटॉमिक मास यूनिट लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये यूनिट लेस है।
इसके बाद है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है, इसको हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। The 1/12th part of the carbon 12 isotope. Which is used as a standard, as a reference standard. तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, the 1/12th part of the carbon 12 isotopes which is used as a reference standard। 1mu क्या है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट, जब हम कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें तो इनमें से जो एक पार्ट है, इसी एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया और ये कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 1803 में डाल्टन आया। तो डाल्टन ने एटम की मास को मेजर करने के लिए उसने क्या कर दी, हाइड्रोजन का कंसेप्ट दिया कि हम हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर करके इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो वो वाला जो कंसेप्ट था एक ख़ास हद तक आगे चला, फिर इसके बाद वो भी रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ, इसके अपने रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है और दूसरा इसका ये है कि ये इनफ्लेमेबल इन नेचर है। तो इस वजह से उस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद विलियम ऑस्टवाल्ड आ गया। तो उसने क्या कर दी, उसने ऑक्सीजन के कंसेप्ट दिया कि ऑक्सीजन 16, जिसका एटॉमिक मास क्या हो, 16 हो, इसको बतौर स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे ताकि इसके साथ किसी भी एटम की मास की कंपैरिजन करके इसका रिलेटिव एटॉमिक मास को डिराइव करें। लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया एक ख़ास हद तक। तकरीबन 1961 में ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के फिर आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया। क्योंकि पहले उस वक्त ये कंसीडर करते थे कि ऑक्सीजन की 16 बस जस्ट एक एटम है, एक एलिमेंट, यानी इसके आइसोटोप्स नहीं है। बाद में आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया, ऑक्सीजन 17 और 18 आया। इसके बाद फिर वो साइंटिस्ट इस कन्फ्यूजन में रहे कि अब हम कौन सा यूज़ करें। तो इसके बाद फिर साइंटिस्ट के ग्रुप ने 1961 में एक कंसेप्ट दिया कार्बन के बारे में। कार्बन 12 को बतौर स्टैंडर्ड इसको, यानी इसके सारे साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हो गए कि कार्बन 12 को बतौर स्टैंडर्ड लेंगे, जिसकी वजूहात मैंने पहले बयान की है। तो कार्बन 12 को बतौर क्या हो गया, इसको बतौर स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। सिंस 1961 ये वाला बतौर स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है। तो अब क्या है, इसी कार्बन 12 को फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप है। क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है तकरीबन बराबर है। तो इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में तकसीम किया गया। तो इनमें से एक पार्ट जो भी ले जाए, ये वाला या ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट उठा लिया गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, 1/12 पार्ट है। ये क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 है। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है। तो इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या कहेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे।
तो ये वाला जो AMU है इसको बतौर यूनिट माइक्रो लेवल पे बतौर यूनिट ऑफ मास इस्तेमाल किया गया बतौर स्टैंडर्ड के इसके साथ हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास इसके साथ कंपेयर करके अपटेन करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास फिर हम क्या करेंगे अपटेन करेंगे। तो अब क्या है ये वन AMU हमारे साथ मैथमेटिकली हाउ टू डिराइव इट मैथमेटिकली इसकी वैल्यू हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करेंगे। ये मैथमेटिकली हमें कैसे अपटेंड होगा। तो यहाँ पे हम कुछ और कंसेप्ट की तरफ यानी मोल और ग्राम की कंसेप्ट की तरफ जाएंगे और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर देंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे याद रखें फॉर इट्स मैथमेटिकल डिराइवेशंस कि हमारे साथ क्या हो 6.023 ज़रब 10 की रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम ये बराबर है क्या है 1 मोल। ये मोल का कंसेप्ट है हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देंगे कि एक मोल के अंदर क्या है 6.023 10 टू द रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं इतने पार्टिकल ऑफ द कार्बन होंगे। यानी एक मोल अगर आप एक मोल कार्बन एटम को ले तो इसमें 6.023 10 रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम होंगे। और फिर हमने ये भी पढ़ेंगे आगे कि 1 मोल क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन कितने के बराबर है 12 ग्राम के बराबर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन की। जब हम कार्बन की एटॉमिक मास को यानी 12 को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें तो फिर इसको हम क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे। तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि 6.023 10 रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम बराबर है 1 मोल का फिर 1 मोल बराबर है 12 ग्राम का। तो इसका मतलब ये भी है कि 6.023 10 रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब क्या करना है तो ये जो 12 ग्राम मास है ये कितने 6.023 10 रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम के बराबर है। अब हमें क्या चाहिए 1 कार्बन यानी सिंगल कार्बन एटम की पार्टिकल की मास कितना होगा। तो फिर 1 कार्बन एटम की मास कितना होगा तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या x। तो इसके जब हम इसको हमने डिराइव करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले या डायरेक्ट क्या कर ले 12 ग्राम को 6.023 10 रेस्ट टू की पावर 23 इस पे क्या कर ले डिवाइड कर ले फिर आपके साथ क्या आ जाएगा यानी सिंगल एटम की मास आ जाएगा यानी 1 कार्बन एटम का मास आपके साथ आ जाएगा। जब आप 12 ग्राम को 6.023 10 रेस्ट की पावर 23 से इसको डिवाइड कर ले तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितना आता है 1.99 10 रेस्ट की पावर -23 ग्राम। तो ये एक कार्बन एटम का मास है और ये वाला जो है ना ये जो 12 ग्राम है ये 0.6.023 10 रेस्ट की पावर 23 कार्बन एटम्स की यानी 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बराबर का मास है। और ये वाला क्या है जस्ट सिंगल एटम ऑफ द कार्बन का मास है। अब हमें क्या चाहिए 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट यानी इसका 12वां हिस्सा। तो ये एक कार्बन एटम का मास है और हमें क्या चाहिए एक कार्बन एटम के 1/12 पार्ट यानी फिर इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब हमें क्या हो 1/12 पार्ट दरकार हो ऑफ द कार्बन 12 यानी 1 AMU दरकार हो तो फिर क्या करेंगे इसको हम बराबर करेंगे 1.9910 रेस्ट की पावर -23 ग्राम को डिवाइड कर ले 12 से इसको डिवाइड कर ले फिर इससे वैल्यू क्या आता है मैथमेटिकली 1.66
10 रेज़ की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये 1 AMU की मास क्या है किलोग्राम में, 1 AMU इन किलोग्राम कितने के बराबर है, 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में इसका इतना वैल्यू है। अगर हम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ले ले तो इसकी किलोग्राम में इतना है, इतना मास बनता है 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU भी कहते हैं। क्या, 1 AMU। अब ये मिलीग्राम में और ग्राम में इस तरह नैनोग्राम में, माइक्रोग्राम में ये किस चीज़ की बराबर है, थोड़ा सा ये भी लिखते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड कर ले 10 रेज़ की पावर 3 से। तो ये कितना बन जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ की पावर प्लस 3। फिर ये आपके साथ क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो ये प्लस 3 है और इससे माइनस 3 को क्या करें, कैंसिल कर ले। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 24 ग्राम। फिर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर क्या कर ले, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ की पावर प्लस 3। फिर ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में कन्वर्ट होगा। तो ये प्लस 3 है और ये माइनस 24 में से माइनस 3 को इसके साथ कैंसिल कर ले। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 जब 10 रेज़ की पावर माइनस 21 मिलीग्राम। इस तरह माइक्रोग्राम की तरफ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 AMU इन माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1.66 जब 10 रेज़ की पावर माइनस 18 आ जाएगा, 18 माइक्रोग्राम। इस तरह 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर माइनस 15, ये आपके साथ नैनोग्राम में आएगा। इस तरह आगे जाए, पिकोग्राम में जाए, ऑटोग्राम में इस तरह आगे जाए, फेमटोग्राम और इस तरह आगे जाए। तो अब ये रिलेशंस हैं। इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 AMU हमारे साथ बराबर है रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, रेस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और इस तरह ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की रेस्ट मास और प्रोटॉन की रेस्ट मास तकरीबन आपस में बराबर है, तो इस वजह से ये 1 AMU के बराबर है। अब ये देख ले, ये डिफरेंट रिलेशंस हैं। इस डिफरेंट रिलेशंस को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल या MCQs को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख ले, अगर रिलेशंस ये वाला यूज़ करना है, वो फिर न्यूमेरिकल या MCQs पर डिपेंड करता है कि वैल्यू किस फॉर्म में दिया गया है। तो हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, ये दिया गया हो कि 4 ग्राम ऑफ हेलियम में कितना एटॉमिक मास यूनिट होंगे। यानी इसमें आपको 4 ग्राम ऑफ हेलियम दिया गया है और फिर आपसे क्या है, इसकी AMU, नंबर ऑफ AMU क्या है, रिक्वायर्ड है। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है कि इसमें AMU कितने हैं। तो यहाँ पे ग्राम में मास दिया गया है 4 ग्राम, तो फिर आपने AMU का ग्राम के साथ रिलेशन को चेक करना है।
क्योंकि ग्राम में हमारे साथ क्या है, 1 AMU क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम। तो फिर आपके साथ क्या है, 4 ग्राम दिया गया है, हेलियम का 4 ग्राम दिया गया है और इसकी AMU क्या है, रिक्वायर्ड है। इसको लेट सपोज हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1.66 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम डिवाइडेड विथ 4। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसका मास और इसका जो मास है वो AMU में आएगा। तो फिर इसका कैलकुलेशन कर ले, इसके कैलकुलेशन से क्या होगा, AMU की फॉर्म में इसकी मास निकलेगा। इस तरह अगर ये दिया गया हो कि आपके साथ AMU दिया गया है, फॉर एग्जांपल हेलियम है या कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल लिथियम की 60 AMU दिया गया है और फिर आपसे ये चाहता है कि इसकी ग्राम में मास को कैलकुलेट कर ले, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके साथ नॉन रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ की पावर -27 सॉरी -24 ग्राम है। तो आपके साथ ऑलरेडी AMU दिया गया है, कितने हैं, 60 AMU है और आपसे ये वाला इसमें ग्राम की तादाद मांग रहा है, तो आप इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में क्या आ जाएगा, आपके साथ x की वैल्यू आएगी 1.66 ज़रबे 10 रेज़ की पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाइड इंटू 60 AMU डिवाइड बाई 1 AMU। तो AMU इसके साथ कैंसिल होगा, तो फिर 60 को इसके साथ मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपके साथ एग्जैक्ट मास इन ग्राम आएगा। इस तरह अगर कोई चीज़ किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम वाला रिलेशन को यूज़ करना है। इस तरह अगर माइक्रोग्राम का रिलेशन दिया है तो फिर माइक्रोग्राम वाला रिलेशन यूज़ करें, और इस तरह अगर नैनोग्राम का दिया है तो नैनोग्राम वाला रिलेशन यूज़ करें। इस तरह अगर प्रोटॉन की बात या न्यूट्रॉन की बात की गई है तो ये वाला एग्जैक्ट ये वाला रिलेशन यूज़ करना होगा। तो फिर इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें नंबर ऑफ़ AMU मांग रहा है तो फिर हम इस तरीके से करेंगे जैसा कि ये वाला है, नंबर ऑफ़ AMU मांग रहा है तो इस फॉर्म से करेंगे, अगर मास इन ग्राम मांग रहा है तो फिर इसी तरीके से करना होगा। तो ये था आज का टॉपिक जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में था, और इसके साथ और भी कुछ टर्म्स थे और इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए। थोड़ा सा एक कंसेप्ट था MCQs के लिहाज से ये वाला इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे।